इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में ये बुराई आई है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसने हमारी अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में जड़ें जमा दी है। इसको हम इनकार नहीं कर सकते। और इसलिए भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, किसी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए लड़ाई नहीं है, और ऐसा सोचने का कारण भी नहीं है। और इसलिए किसी ने इस विवाद को अपने साथ जोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। इस सदन में हम सबका दायित्व बनता है कि हमने इसके खिलाफ जो भी हम लोगों की संविधान की मर्यादाएं हैं और जो हमारी बुद्धि परमिट करती है, हमने करना चाहिए। और यह भी सही है कि सारे पैरेलल इकोनॉमी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो गरीब का हुआ है। गरीब का हक छीन लिया जाता है और मध्यम वर्ग का शोषण होता है। अब ऐसा नहीं पहले कोई प्रयास नहीं हुए होंगे, पहले भी कोई प्रयास हुए होंगे। अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। ये प्रयास भी अगर और अधिक प्रयासों की ओर ले जाता है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिर तक हम कब तक इन समस्याओं को लेकर के कारपेट के नीचे सब चीजें डाल करके अपना गुजारा करते रहेंगे। और इसलिए जहां तक एक विषय चर्चा में आता है कि जाली नोट की चर्चा, जो आंकड़े प्रचारित हैं वो आंकड़े वो हैं जो जाली नोट बैंक तक पहुंचे हैं, उसका हिसाब किताब है। ज्यादातर जाली नोट कभी बैंक के दरवाजे तक न जाए उस व्यवस्था से चलते हैं। और आतंकवाद, नक्सलवाद, इसको बढ़ावा देने में इसका उपयोग भी होता है। कुछ लोग बड़े उछल उछल करके कह रहे हैं कि आतंकवादियों के पास से 2000 की कुछ नोटें मिली थी। हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में ये जब नोटबंदी के बाद का जो कालखंड था, बैंक लूटने का जो प्रयास हुआ और उसमें भी नई नोट लेकर के जाने का प्रयास हुआ, वो जम्मू कश्मीर में हुआ। क्योंकि जाली नोटों पर स्थिति बनने के बाद रोजमर्रा के कारोबार के लिए उनके सामने दिक्कत आई। और जो नोट बैंक लूटने के कुछ ही दिनों के बाद जो टेररिस्ट मारे गए, उसमें वो नोट हाथ लगी। तो इसका सीधा सीधा संबंध है, इसको हमने समझना चाहिए। और कोई कारण नहीं है कि हम ऐसे लोगों के पक्ष में अपना विचार क्यों रखें, कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ हमने एक स्वर से लड़ना ही पड़ेगा। ईमानदार व्यक्ति को ताकत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बेईमानों के प्रति कठोरता नहीं बरती जाएगी। और इसलिए इन कदमों का अल्टीमेट लाभ ईमानदार शक्तियों को बल मिलने वाला है, ऐसा हमारा स्पष्ट मत है। आदरणीय सभापति जी, बहुत वर्षों पहले एक वांचू कमेटी बनी थी और नोटबंदी के आर्थिक जरूरतों को समझ में उन्होंने उस समय श्रीमती इंदिरा जी जब थी तब उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था और यशवंतराव जी चौहान उससे सहमत भी थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उस समय इंदिरा जी ने कहा कि अरे भाई, हमको तो राजनीति में है, चुनाव उनाव लड़ने रहते हैं,
ये गोडबोले जी की किताब में है जी। गोडबोले जी के आपको गोडबोले जी जो यशवंतराव चौहान के चाहिए। अच्छा होता। प्लीज सिट डाउन। एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। एक मिनट, प्लीज सिट डाउन। अच्छा होता गोडबोले जी की इस किताब पर भाई बैठ जाइए, सुन लीजिए पहले। एक मिनट आनंद जी, मेरा पूरा करने के बाद आप खड़े हो जाइए। आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए प्लीज। आप एक बार भाई बैठ जाइए आप। प्लीज सिट डाउन। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ऊपर आरोप नहीं है प्लीज। गोडबोले जी की किताब जब छपी, अच्छा होता आपने इतनी जागरूकता दिखाई होती और उस किताब के खिलाफ आवाज उठाई होती। आप सोए थे क्या कर रहे थे आप? और इंदिरा जी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाए और एक अफसर आरोप लगा दे और अभी तक आप सोए रहे। अरे आपकी जगह पे मैं होता तो गोडबोले जी के खिलाफ केस कर देता। लेकिन आपने नहीं किया। आज जब गोडबोले जी की किताब की चर्चा हो रही है तो आपको जरा, लेकिन आज स्पीच इज ऑन रिकॉर्ड। आज उसकी स्थिति थोड़ी और आगे बढ़ी है। भाई बैठ जाइए प्लीज। जब वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दिया था, इंटरप्ट लाइक दिस। जब वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दिया था तब काला धन, नगद, वहीं तक समस्याएं सीमित थी। आज काला धन, आतंकवादी संगठन, जाली नोट का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, हवाला का कारोबार, ये जीवन के कई क्षेत्रों तक फैल चुका है, इसलिए उसकी व्यापकता बड़ी है। जिस समय 8 नवंबर को निर्णय किया तो जाली नोट का वापिस आने का सवाल ही नहीं उठता था। कोई छोटी बैंक होगी और अगर साधन नहीं होगे, अगर घुस गया होगा तो वो रिजर्व बैंक तलाश करेगी, लेकिन जाली नोट का तो उसी समय न्यूट्रलाइज हो गई और इसलिए उसके हिसाब अगर किसी के पास है तो आश्चर्य होता है कि वो कैसे है इनके पास। जाली नोट तो उसी समय न्यूट्रलाइज हो जाती है। और सबसे बड़ा इसी के कारण हुआ है। और आपने एक टीवी खबर भी देखी होगी, दुश्मन देशों में जाली नोट का जो बहुत बड़ा कारोबार करने वाले को आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये टीवी न्यूज पर बहुत बड़े दिन चला था। आप देखिए हमारे देश में 30-40 दिवस में 700 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया हो 30-40 दिन में। ये पहली बार हुआ। ये नवंबर दिसंबर के दरमियान 40 दिन में करीब 700 लोगों ने सरेंडर किया है और उसके बाद भी ये प्रक्रिया चल रही है। अगर माओवादी सरेंडर करें, उसका संतोषी सदन में किसी को न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? और अगर नहीं हो रहा है तो फिर कुछ मतलब और है। उसी प्रकार से अब उसमें तो आप ज्यादा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये भी बात सही है कि देश के फॉर्मल व्यवस्था में धन होना बहुत जरूरी है। 1000 की नोट छपने के बाद सामान्य चलन में जाती ही नहीं थी। 500 की नोट बहुत कम जाती थी, 1000 की नोट बहुत कम जाती थी और बंडल के बंडल का कारोबार चलता रहता था। यह हकीकत है, इस हकीकत का हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब जब इतनी बड़ी करेंसी बैंकों के पास आई है तो स्वाभाविक है कि बैंकों की सामान्य व्यक्ति को पैसे देने की ताकत बढ़ेगी।
ब्याज दर एक साथ सभी बैंकों ने ब्याज दर कम किया हो, वो पहली बार हमारे देश में हुआ था। और उसका बैंक का लाभ सामान्य लोगों के लिए, यहां पर असंगठित कामगारों की बात हो रही है। सचमुच में आप लोगों से, खास करके सीताराम जी और उनकी पार्टी से तो ये अपेक्षा रहेगी कि असंगठित कामगारों को उनके वेतन के संबंध में सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हकीकत है कि जितना कहा जाता है उतना दिया नहीं जाता, दिया जाता है उसमें भी बाहर एक आदमी खड़ा रहता है, वो कट लेता है। ये बीमारियां हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी बीमारियां से हम परिचित हैं। और इसलिए अगर ये व्यवस्था हम खड़ी करते हैं तो उस श्रमिकों का लाभ मिलेगा। समय रहते ईपीएफ के साथ भी जुड़ेंगे, ईएसआई स्कीम के साथ भी जुड़ेंगे। श्रमिकों को एक बहुत बड़ी सुरक्षा इसके कारण संभव बनने वाली है और उस दिशा में हमारा प्रयास है। असम के टी बागान का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। वहां की सरकार ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया। चाय बाग में काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने बैंक के खाते खुलवाए, करीब 60 लाख। मोबाइल ऐप पर उनसे कारोबार करना सिखाया। शुरू में यूनियन वालों ने मना किया, नहीं कैश पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बाकी चीजें जुड़ी हुई थी। इसके कारण इन चाय बागान के मजदूरों को पूरा वेतन मिलने लगा, कट गया और उस इलाके में उनका कारोबार सुरक्षित हुआ। एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूं कि इसको हमने उसी प्रकार से नोटबंदी के संबंध में कोई विदेशी अखबार को कोट करते हैं, कोई विदेशी अर्थशास्त्रियों को कोट करते हैं। एक ऐसा फलक है कि अगर आप 10 कोट करेंगे तो मैं 20 कर सकता हूं। आप अगर 10 महापुरुषों के कोट कर सकते हैं, 20 करो। ये इसलिए हो रहा है कि विश्व में इसका कोई पैरेलल ही नहीं है। दुनिया में कहीं इतना बड़ा और इतना व्यापक निर्णय कभी हुआ नहीं। और इसलिए दुनिया के अर्थशास्त्रियों के पास भी इसका लेखा जोखा करने का कोई मापदंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दुनिया के अर्थशास्त्रियों के लिए, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के लिए ये बहुत बड़ा केस स्टडी बन सकता है। और भारत ने कितना बड़ा निर्णय किया है, इसका भी उसी प्रकार से जन सामान्य, देश की जनशक्ति क्या होती है। और इस सदन में बैठे हुए सभी महानुभावों से कहना चाहता हूं कि इस नोटबंदी के बाद समाजशास्त्री जरूर अध्ययन करेंगे। पहली बार देश में हॉरिजॉन्टल डिवाइड उभर करके आया है। और जब मैं हॉरिजॉन्टल डिवाइड कहता हूं, जनता जनार्दन का मिजाज एक तरफ और नेताओं का मिजाज दूसरी तरफ। वे जनता से इतने कटे हुए हैं, पहली बार हमें संतोष होना चाहिए। आमतौर पर सरकार जब कोई निर्णय करती है तो जनता और सरकार आमने सामने रहती है, बाय एंड लार्ज कोई भी सरकार हो। ये पहली ऐसी घटना है कि कुछ लोग तो उधर थे लेकिन सरकार और जनता साथ साथ। उसी प्रकार से इस बात का हम लोगों को गर्व होना चाहिए। हो सकता है आपकी कठिनाइयां कुछ होगी, लेकिन इस बात को हमने समझना होगा और विश्व के सामने
हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस देश के 125 करोड़ लोग ऐसे हैं, वो अनपढ़ हो सकते हैं, शिक्षा शायद न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन करते थे, जो रिपोर्ट कार्ड अभी दे रहे थे आप कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो सब होते हुए भी ये देश है जो अपनी भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है। ये कोई भी राजनेता हो, दल कोई भी हो, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं जो अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए, कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। और इसलिए हमने भी इस बात को समझना होगा। ये क्या सर, हम ये भी जानते हैं। मेरा 1 मिनट सर, सॉरी, ऐसे चलते रहेंगे क्या? Could you accept it? I also have some experience. Yes, that's what I'm saying. Is the running commentary allowed in the house? Honorable Is the running commentary allowed in the house? Please. Is the running commentary allowed in the house? मर्यादा है, सब संस्कार होना चाहिए। सभापति महोदय जी, प्लीज साइलेंस। आपकी अध्यक्षता के नीचे सब चल रहा है। हम तो पिछले सत्र में साइलेंस प्लीज। मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे। ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था, मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, उनके भाषण में भी ऐसा लगा कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 30-35 साल से, शर्मा जी बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, करीब प्लीज सिट डाउन, 30-35 साल से प्लीज जो शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ स्टॉप गए। इंटरप्टिंग, प्लीज सिट डाउन। जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। और इसलिए I appeal to honorable members to sit down. बिना सच्चाई सुने भाग रहे हैं सर।
ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते और हमेशा सच्चाई सुन देख करके ये भागते हैं। Sit down, please. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. इतनी गंदी बातें कही गई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। Please maintain the decorum of the house. डॉक्टर साहब ने क्या कहा नोटबंदी के बारे में? हम लोग चुप रहे। भाई आप लोग क्या कर रहे I हैं? request you, please. I request you to go through the records. The Prime Minister was called as Hitler. The Prime Minister was called as Mussolini. The Prime Minister was Which called as record are you Gaddafi. referring to? Yes, it happened in the house. The same party. Appropriate action would have been taken. What are they trying to preach us? Please don't do that. Don't do that. हमको सिखाइए मत. Let us concentrate on Outside the house. proceedings now. प्रधानमंत्री. Please, Venkaiah. I'm very sorry, sir. Bad I'm very sorry, sir. The chair should keep the sentiments of all sides of the house. They have insulted the Prime Are you Minister. suggesting that it is not? Are you suggesting that? I never said it. You understand our pain. I understand everybody's sentiment. The Prime Minister who has been elected Will you please sit down, complete majority of the house, the Venkaiah? entire world. Venkaiah, supported the Prime please. Minister. And these people call Prime Minister by Please name. sit down. They are Please sit divided. down. They are divided. They are Everybody confused. sit down. Everybody sit down. No, go back to your place. Just go back to your place. Everybody sit down. Please. That's enough. Honorable Prime Minister, please. आदरणीय सभापति जी, इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी। और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी। और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं। लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना, ये कब तक चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि सामान्य जन को आंदोलित करने के बहुत प्रयास हुए थे और आज हम देखते हैं देश में कहीं एक छोटा अकस्मात भी हो जाए तो भी 2-4 गाड़ियां जला दी जाती है, कहीं बस भी लेट आ जाए तो भी 1-2 बस जला दी जाती है। ये बाय एंड लार्ज क्या प्रभाव होंगे वो तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन ये दृश्य रोजमर्रा की घटनाएं हैं। लेकिन हमारे भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए देश का मन इतना प्रतिबद्ध है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी ऐसी कोई घटना उन्होंने होने नहीं दी। और पूरे विश्व के सामने भारत के लोगों के इस सामर्थ्य को हमने गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। हमें इसकी बात करनी चाहिए और तभी जाकर के मैं समझता हूं कि इस बात को दुनिया समझ पाएगी कि हम किस प्रकार के सोचते हैं। मैं आज एक और बात भी उल्लेख करना चाहता हूं। ये मसला ऐसा था, हम और सीताराम जी की विचारधारा अलग है तो विचारों की प्रस्तुति अलग हो तो स्वाभाविक है। लेकिन ये एक ऐसा विषय था, जब मैं सोच रहा था तो मुझे पूरी कल्पना थी कि सीताराम जी और उनका दल हमारे साथ रहेगा, इस काम में हमारे साथ रहेगा। और उसका कारण था, कारण ये था आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योतिर्मय बसु 1972 में उन्होंने वांचू कमेटी का रिपोर्ट हाउस में रखने के लिए बड़ी मांग की और बहुत बड़ा उन्होंने लड़ाई लड़ी थी।
सरकार मानती नहीं थी, उसको प्रस्तुत नहीं कर रही थी। आखिरकार वो एक कॉपी ले आए, उन्होंने खुद ने टेबल पे रखी, उन्होंने खुद ही ज्योतिर्मय बसु जी ने उस रिपोर्ट को टेबल पे रखा, प्राइवेट मेंबर कराते हैं। और उनका जो भाषण हुआ था उस दिन, वो आज भी बहुत प्रस्तुत है। उन्होंने कहा था 26 अगस्त 1972, सर 12 नवंबर 1970 कोई शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कमेटी की प्राथमिक सिफारिशों में से एक था विमुद्रीकरण। सर, श्रीमती इंदिरा गांधी काले धन के दम पर ही बची हुई है। उनकी राजनीति काले धन से ही जीवित है। इसलिए न सिर्फ इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, बल्कि 1.5 साल तक दबाए भी रखा गया। ये ज्योतिर्मय बसु जी ने 26 अगस्त को 1972 को कहा था। दोबारा 4 सितंबर 1972 लोकसभा में भाषण करते हुए ज्योतिर्मय बसु जी ने कहा था, मैंने विमुद्रीकरण और अन्य उपायों की सिफारिश की है। मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सरकार को ईमानदारी के साथ लोगों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका सरकार का चरित्र है एक ऐसी सरकार जो काले धन की है, काले धन द्वारा है और काले धन के लिए है। ये 1972 की बात मैं कर रहा हूं जी। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 4 सितंबर 1972 को ये कहा है। इतना ही नहीं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हरकिशन सिंह जी सुरजीत, उन्होंने 27 अगस्त 1981 इसी सदन में उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा, काले धन पर लगाम लगाने के लिए क्या सरकार वाकई कोई गंभीर कदम उठाना चाहती है? क्या 100 रुपये के नोट को बंद करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं? ये सवाल सुरजीत जी ने भी इसी सदन में 1981 में उठाया था। और इसलिए खास करके लेफ्ट से मेरा आग्रह है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, और आप देंगे, मैं आशा करता हूं। आप अपने विचार व्यापक रूप से जरूर रखते रहे हैं, लेकिन ये काम ऐसा है जिससे आप अलग हो ही नहीं सकते। आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, बात करते ना भैया। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास, कहीं से कहीं से आ जाओगे। सवाल यह है कि तरीका क्या? आपने जिस तरीके से किया वो काला धन खत्म। बैठिए प्लीज सिट डाउन। सीताराम जी प्लीज सिट डाउन। ये तो समय बताएगा। प्लीज सिट डाउन प्लीज। ये बात सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इतने कड़े फैसला लेना, आमतौर पर लोग मानते हैं भाई पॉपुलिस्ट कदम लेना ये लोकतंत्र का स्वभाव बन जाता है, शॉर्ट टर्म गोल को लेकर के करना स्वभाव बन जाता है। और इसलिए इतना बड़ा फैसले को समझने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। तो उसमें मैं किसी का दोष नहीं देता हूं। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, जो आज इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी समझ आएगा कि इतना बड़ा फैसला कितना बड़ा देश का भला करने की संभावनाएं लेकर के आया है, और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर डिजिटल व्यवस्था के संबंध में चर्चा हो रही है। मैं हैरान हूं, जो जितने भाषण हुए सामने से, इस देश में ये नहीं है, दिखना नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टॉयलेट है तो पानी नहीं है, पता नहीं जात जात का बोले। मैं सोच रहा था ये जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है वो 70 साल के हिंदुस्तान की सरकारों का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे।
जो भी बोल रहे थे, ये नहीं है तो 70 साल का ये रिपोर्ट कार्ड है। आज 70 साल में मेरा कंट्रीब्यूशन 2.5 साल का ही है। ये हमने, आपने टॉयलेट बनाया तो मैंने ताला लगा दिया क्या? आपने रोड बनाया तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया क्या? आपने पानी का नल डाला था और मैंने आकर ट्यूब काट दी क्या? ये हकीकत है। कोई ये नहीं कहता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में डिजिटल व्यवस्था है। कौन कहता है? सवाल ये है कि माइंडसेट बदलने के लिए जहां संभावना है वहां हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली शहर में संभावना है, चलो भाई दिल्ली से शुरू करो। हम लोग पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूट करो। बिहेवियरल चेंज का विषय है। अगर कलकत्ता के लोगों के पास मोबाइल फोन है, कलकत्ता में लोगों के पास अगर डिजिटल कनेक्टिविटी, वहीं से शुरू करो। हो सकता है दूर सुदूर बांग्लादेश के बॉर्डर के गांव में नहीं होगा, ये कहना। और दूसरा, हम इस बात का तो गीत गाते रहते थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, टिकना कर दिया। अब जब उसको लागू करने की बात आई तो हमें तकलीफ हो रही है। आवश्यकता है। दूसरा, हम शब्दों का खेल खेलते हैं। हर कोई मानता है भाई, किसी भी बच्चे को पूछो, वे स्कूल डेली जाते हो? किसी को भी, आपके भी संतानों को मैं पूछूंगा तो ये कहेंगे हाँ डेली जाता हूं। लेकिन मुझे भी मालूम है, उसको भी मालूम है, संडे को नहीं जाता है। सबको मालूम है। तो ये स्वाभाविक, उसी प्रकार से देश में कैशलेस का मतलब है धीरे धीरे समाज को इस प्रकार की पेमेंट की दिशा में ले जाना। दुनिया में आज भी बड़े बड़े समृद्ध देश भी चुनाव करते हैं तो बैलेट पेपर छाप करके थप्पे मार के चुनाव करते हैं। जिस दिन को अनपढ़ माना जाता है, ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बटन दबा करके वोटिंग करता है। जिस दिन बटन दबाने की व्यवस्था आई होगी, किसी ने सोचा होगा कि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे देश का गरीब से गरीब आदमी हड़प कर सकता है? यानी कि हम अपने देश की शक्ति को कम ना आके, हाँ हमको लगता है कि ये रास्ता ही गलत है तो ठीक है, लेकिन असुविधा है, तकलीफ है, इसलिए छोड़ देना वो सही नहीं है। असुविधा होगी, व्यवस्थाएं कम होगी, लेकिन आगे तो बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के अंदर कुछ लोग कहते हैं दुनिया में कोई देश है क्या? दुनिया के कई देश, मैं हैरान हूं, आनंद शर्मा जी कह रहे थे, आप आश्चर्य होगा, कोरिया ने डिजिटल जाने के लिए जो इंसेंटिव स्कीम बनाई है, इतनी बड़ी मात्रा में आई, ये कह रहे हैं आप करोड़ों रुपया डिजिटल को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो। अब जो भीम ऐप बनाई है, भीम ऐप में 1 नए पैसे का खर्चा नहीं है, बिना खर्चे ट्रांजैक्शन हो रहा है। 1 रुपया का किसी बैंक को, किसी को कोई कमीशन नहीं जाता है। और इसलिए दुनिया पेपरलेस, प्रीमाइसिस लेस बैंकिंग की तरफ जा रही है। भारत को पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। हमने भी, हाँ हो सकता है हमारी व्यवस्थाएं कम होगी तो थोड़ा साल 2 साल और ज्यादा लगेंगे, 5 साल और लगेंगे, लेकिन शुरू करना या ये दिशा गलत है, ये विचार मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं होगा। हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए इसको प्रमोट करने के लिए। अपने अपने इलाके में भी लोगों को हमने समझाना चाहिए और उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया।